नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज। सीएम धामी द्वारा सभी विभागों की ले रहे समीक्षा बैठक। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भी तैयारी में जुटे। देहरादून में इंडो नेपाल फेयर की धूम। दुर्लभ और यूनिक उत्पादों का लगा बाजार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्टॉल्स का किया निरीक्षण। कहा, नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, वो सरकार की 80 नाकामियां गिना सकते हैं। आज किसान मजदूर परेशान। मंगलौर में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से करीब 30 लाख से ज्यादा की नकदी और जेवरात लूटे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और सुसवा नदी में भारी मशीनों से खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। अधिकारियों को किया तलब। सरकार का प्लान कोर्ट पे पेश करने के निर्देश। 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। उत्तराखंड बटालियन एनसीसी रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा की तरफ से कर्नल रामाकृष्णन रमेश कमान अधिकारी की मौजूदगी में एनसीसी कैडेट्स को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति और बेस्ट कैडेट अवार्ड इसमें शामिल थे। विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की की एनसीसी कैडेट एसयूओ सुमन जोशी को मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल से अलंकृत किया गया। साथ ही 3000 रुपए की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। बीएसएम पीजी कॉलेज की कैडेट रिया को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 2400 रुपए, आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर के कैडेट जानिसर अख्तर को 1200 रुपए और अन्य कैडेट्स को भी चेक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आज बटालियन में कैडेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति 6000 रुपए प्रति कैडेट से 5 कैडेट्स को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कालसी विकासखंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला की उपस्थिति के साथ ही भाजपा नेत्री और जिला पंचायत प्रशासक मधु चौहान ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस शिविर के माध्यम से सरकार ने जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। साथ ही इस बहुउद्देशीय शिविर में जनता की बहुत सी समस्याओं का मौके पर निदान किया और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के चेक और सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। पिचानवे विकास खंडों में यह सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के दूसरे चरण के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। आज कालसी विकास खंड में यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। 25 विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने इन स्टॉलों में सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। और यह 3 साल वास्तव के बेमिसाल के साल हैं। हमने यूसीसी बनाने का काम किया, हमने नकल माफियाओं को समाप्त करने का काम किया। देखिए, धामी सरकार ने 3 साल पूरे करे हैं और सेवा, सुशासन और विकास के माइलस्टोन हम लोग कह सकते हैं कि इन 3 सालों में हुए हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ अगर इस चक्राता विधानसभा की बात करूं तो चक्राता विधानसभा को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा इस सरकार में हुआ है। हम लोग कह सकते हैं कि हरिपुर का, कालसी का जो पुराना वैभव था हरिघाट, उसको हम लोग वापस ला रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने साफ कर दिया कि वे शहर के विकास और सफाई व्यवस्था को नए मुकाम तक ले जाएंगे।
163 करोड़ के बजट के साथ कई अहम घोषणाएं की गईं। निगम की पहली बोर्ड बैठक में मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने पार्षदों का धन्यवाद करते हुए उनकी समस्याओं और प्रस्तावों को ध्यान से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि शहर में विकास कार्य तेजी से होंगे और सफाई व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा। बैठक में 163 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा की गई, जिसमें ताज चौराहे पर लाइब्रेरी, हाईटेक शौचालय और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही पार्षदों द्वारा शहर में खराब स्ट्रीट लाइट, टूटे हुए फुटपाथ और जर्जर सड़कों की समस्याओं को उठाया गया, जिस पर मेयर ने भरोसा दिलाया कि बरसात से पहले सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर, ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि सबकी सोच ये है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। वार्ड नंबर 12 में मैंने निम्न प्रस्ताव रखे, जो कि सबसे पहले सीवर लाइन का प्रस्ताव रखा और ठेले फड़ वालों के लिए, और सड़क और नालियों का निर्माण के लिए, और जो वहाँ पे गली नंबर 2 पे आर्य समाज है उसका शुल्क कम करने के लिए, और विधवा महिलाओं की लड़कियों के लिए निःशुल्क होना चाहिए। कैंचीधाम में मालिकाना संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने खैरना बाजार से लेकर तहसील कैंचीधाम परिसर तक अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसील कैंचीधाम में हंगामेदार सभा करते हुए एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इस कार्यक्रम में नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के साथ ही बेताल घाट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतीश नैनवाल के अलावा भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल ने बताया कि प्रदेश में जितने भी हरिनगर के गांव हैं, सरकार यहां पर रहने वाले ग्रामीणों को भूमि तरीका अधिकार देने के साथ ही उन्हें मालिकाना हक दे। ये आज हमारा मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर जो है हरिनगरों, जो कि आपके राय बहादुर हरिप्रसाद टम्टा जी के प्रयासों से पूरे प्रदेश में कई हरिनगर हमारे बसाए गए थे, जिनको आज तक मालिकाना हक और भूमिधरी अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि ये जो भूमि है, पट्टे में ये भूमि दी गई है वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, जिससे हमारे इन काश्तकारों को आज भी जो प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण योजना है किसान सम्मान निधि, वो इनको नहीं मिल पा रही है। बैंक वाले ऋण नहीं देते हैं और कई ऐसी दिक्कतें आती है जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। प्रदेश के अंदर बहुत सारे हरिनगर ग्राम सभाएं हैं, हमारे वन ग्राम के क्षेत्र हैं जहां पर लोग रहते हैं, हमारे बहुत सारे खत्ते हैं। लगातार सरकार से मांग उठती आई है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जितनी भी ये हरिनगर से लेकर अन्य खत्तों की, वन्य ग्रामों की मैं बात करता हूँ, अगर आज उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास खतौनी नहीं है। जितने भी फॉरेस्ट के क्षेत्र हैं, सरकार को एक पावर दी गई है कि डीएम स्तर पर ही इनको कॉग्निजेंस लेते हुए इन पर उनको मालिकाना अधिकार देने की कार्रवाई की जाए। बेटा, ये हमारे जो उत्तराखंड के मालिकाना हक की लड़ाई चल रही थी, इसमें भूमिधरी का अधिकार हम मांग रहे हैं। ब्रिटिश कालीन सरकार के द्वारा जो पट्टे दिए गए थे वो आज के भी वैसे के वैसे ही हैं। उन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, सरकारी कोई सहायता नहीं मिल रही है, मकान वहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। इन परिस्थितियों को लेकर के मालिकाना हक की जो लड़ाई थी उसको हमने नैनीताल जनपद के कैंचीधाम तहसील से शुरू किया है। एसपी देहात शिखरचंद सोयाल ने मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली के हथियारों की देखरेख के बारे में जानकारी ली, साथ ही माल गोदाम और बैरक सहित सभी दफ्तरों का गहनता से निरीक्षण किया। कुछ जगहों पर कमी मिलने पर जल्द सुधार लाने की बात कही। देखिए, भी जो निरीक्षण है वो रनिंग में है। ये हमारी हाफ ईयरली प्रोसीजर होता है। मेरे रैंक पे हम हर थाने का हाफ ईयरली निरीक्षण करते हैं।
तो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ठीक हैं। थोड़ा मंगलौर कोतवाली में हमारा जो मालों का निस्तारण है, इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण है, वो थोड़ा स्लो है। तो उस पर मैं अभी सबकी मीटिंग लेकर उस पर एक निर्देश जो मुझे इन पे होने वो दिए जाएंगे। बाकी जनता के लिए पुलिस की सहज सुलभता हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आप यहाँ थाने में अलग जो महिला हेल्पलाइन है, ताकि क्योंकि यहाँ लगातार शिकायतें आती तो उनके लिए अलग प्रोसीजर, उसका एक रजिस्टर इन्होंने मेंटेन किया है। आगंतुक लोग जो होते हैं, आगंतुकों की हर बात को सुना जाए, ये सुनिश्चित करें। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ओवरऑल अभी तक बहुत ठीक है और बेसिकली 2 चीज़ों पे अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन और माल निस्तारण। तो उस पर हम काम करें। नैनीताल वीरभट्टी में ब्रेक फेल होने से केमू की बस पलट गई। ये बस पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर आ रही थी। ब्रेक नहीं लगने के बाद चालक शंकरनाथ की सूझबूझ से बस गहरी खाई में जाने से बच गई। चालक ने बस को मोबाइल कंपनी के पोल से टकराकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो सड़क पर ही पलट गई। बस में चालक, परिचालक सहित 22 यात्री सवार थे। कुछ यात्रियों को चोट आई, जिन्हें केमू की दूसरी बस से हल्द्वानी भेजा गया। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हरियाणा के झज्जर से धारचूला जा रही कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में चालक मनोज जीना और हेल्पर राहुल मेहता मामूली रूप से चोटिल हो गए। गनीमत रही कैंटर एकदम सड़क किनारे क्रश बैरियर से टकराकर रुका। एएसआई गोपाल सनवाल, तुलसी जोशी, जगदीश तिलाड़ा और राजस्व विभाग की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। में ये झोंक मार दिया कैंटर ने, जिसका कैंटर नंबर है UK 04 CC 8835। कैंटर है तो गुड़गांव से प्लाईवुड को लेकर आ रहा था और जिसको चालक मनोज जीना सन ऑफ बहादुर सिंह जीना आरो काला ढूई बंदोबस्ती ये 34 वर्ष का है और इसके साथ कंडक्टर राहुल मेहता सन ऑफ जवान सिंह मेहता सूपी रामगढ़ मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। ये दोनों थे। दोनों को किसी को चोट नहीं है और मालिक इसी का भाई है। चालक का क्या कर रहा है और पुलिस के द्वारा देखा गया तो यहाँ पर हेल्प की गई, तो यहाँ पर और गाड़ी किनारे में है, ऐसे कोई वो नहीं है। दोनों से बात की गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आकाशदीप एनक्लेव फेज 2 में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि घर में मौजूद महिलाओं ने उनका विरोध किया तो उन्होंने महिलाओं से मारपीट की और डराते हुए लगभग 2.25 लाख रुपए नकद, सोने के जेवरात जिसकी कीमत 30 से 31 लाख रुपए है, लेकर फरार हो गए। इस बारे में एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्हें मिली है और मौके पर जाकर ही विस्तार से इस घटना की जानकारी दे पाएंगे। पर्दे से बाहर से कोई थोड़ा निकल के, तो जैसे मैं आई तो देखा मैंने जीने के पास था एक तो, और एक जना इधर था। 3 जने दिखाई दिए मुझे। तो उन्होंने ज्वेलरी वगैरह सब ले रखी थी। उसके बाद देखा पहले तो वो कमरा, फिर हमने उस कमरे में गए, वो भी कमरा खाली था, इधर का भी सर। हाथापाई आप बता रहे हैं? हाथापाई वैसे हुई है जैसे मैंने शोर मचाया, तो जैसे मैं उसे देखा मैंने कि कौन है ऐसा करा। तो जो सोफे पे ये बैठा हुआ था यहाँ, तो उसने हाथ पकड़े खींचा ऐसा, जैसे मैंने छीना झपटी करी तो हाथ तो छूट गया। कल साहब ने मुझे मॉर्निंग में बताया था, हमारे सब इंस्पेक्टर और FSL की टीम ने जाके उस पर्टिकुलर जगह पे विजिट किया है। अभी थोड़ा उसमें मैं स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं कि कितना सामान गया, क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी प्रॉपर तहरीर भी नहीं आ पाई है। तो हमने फील्ड यूनिट को बुला रखा है, जैसे फैक्ट आएंगे, जो वादी की तरफ से तहरीर आएगी उसके हिसाब से आगे काम। खबर विकासनगर से है। यहां पर तहसील से लगते सब रजिस्ट्रार कार्यालय से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर कैनाल रोड के किनारे खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर एक लाइसेंसी पिस्टल सहित उसमें रखा बैग चोर ले उड़े। इसमें कुछ लोगों की रजिस्ट्री के कागजात और 70,000 नकदी भी रखी हुई थी।
पीड़ित व्यक्ति हुक्म सिंह चौहान मूल रूप से चक्राता क्षेत्र का रहने वाला है, जो वर्तमान में विकास नगर में रहता है। उन्होंने बताया कि वो रजिस्ट्री कराने कार्यालय आए थे और कुछ देर के लिए अपनी कार कार्यालय के समीप खड़ी कर दी थी। जब लौटे तो उन्हें पता चला कि गाड़ी से बैग गायब है और शीशा भी टूटा हुआ है। घटना को लेकर उनके द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो काफ़ी दिनों से तहसील बंद थी, तो उसके कारण पार्किंग में बहुत जाम तक लगा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई करीब 4 बजे करीब, 6:30 बजे करीब मैं यहाँ पे आया तो शीशा टूटा हुआ था। इसमें मेरा बैग भी रखा था, बैग में डॉक्यूमेंट भी थे बहुत सारे। तो जब मैं आया तो यहाँ से जो देखा कि शीशा तोड़ा हुआ था, तो उसके बाद मौके पे पुलिस भी आ गई है, कंप्लेन भी कर दी है, रिपोर्ट कर दी है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हो रही है। ये थाना विकास नगर में श्री हुकुम सिंह चौहान द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा अपने वाहन को सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास कैनाल रोड पे पार्क किया गया था। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके गाड़ी का पीछे का शीशा टूटा हुआ है और उनका एक बैग गायब है, जिस बैग में एक उनका पिस्टल रखा हुआ था तथा कुछ नकदी चोरी होने के संबंध में ये तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ये अभियोग विवेचनाधीन है। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग तपोवन के पास में बना पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटक स्थल गर्म पानी का स्रोत कुछ महीनों से पूरी तरह से सूखा हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले पर्यटकों में भी काफी मायूसी छा रही थी। जैसे ही इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी संदीप तिवारी को मिली, उन्होंने तुरंत भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम को रवाना कर दिया। भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम इस गर्म पानी के स्रोत का अध्ययन कर रही है। अब जोरों शोरों पर खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के इस ठोस कदम से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठकें कर रही है और यात्रा व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए नए प्रयोग कर रही है। लेकिन सरकार के इन प्रयासों को लेकर चारधाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों और चारधाम होटल एसोसिएशन के बीच असमंजस के हालात बने हुए हैं। इसको लेकर चारधाम महापंचायत से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की और यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या निर्धारित करने और मंदिर के आसपास हेली सेवा संचालित करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की। देखिए, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे जी के साथ आज हमने जो आगामी यात्रा काल है इस वर्ष का 2025 का, चारधाम यात्रा के सरल और सुगम कैसी हो, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। इसमें हमारे साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहित थे और चारों धामों के होटल एसोसिएशन के साथ व्यापार सभा से जुड़े हुए पदाधिकारी भी थे। कुछ चीज़ें पिछले समय में ऐसी आई है कि जो हमको लगा कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है जो अनादिकाल से होती आ रही है, वो परंपरागत हट के कुछ नए अभिनव प्रयोग सरकार या शासन की ओर से किए जा रहे हैं। उसको लेकर जो हमारे बीच में थोड़ा वो था, उसको हमने पर्यटन सचिव के सामने रखा और उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जैसे एक इस समय आधार को लिंक करने की बात आई है सामने, तो उसमें हमने उनसे कहा कि ये इससे जो है लोगों को दिक्कत तो हो सकती है और OTP जैसा दिया शेयर किया जाएगा या किसी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा तो कहीं न कहीं यात्री प्रभावित होगा। उत्तराखंड की विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग के लिए प्रदेश भर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चुनौती का विषय बनी हुई हैं। खासतौर पर जिस तरह राजधानी देहरादून में बीते कुछ दिनों में कुछ भयानक दुर्घटनाएं देखने को मिली। ONGC चौक पर हुई दुर्घटना में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजपुर में 4, जबकि लच्छीवाला टोल पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। RTO सुनील शर्मा, जिनके पास देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और हरिद्वार के RTO का प्रभार है, उनके अनुसार इस वर्ष की यात्रा में दुर्घटनाओं के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। वहीं ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी प्रदेश से आ रही गाड़ियां भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि चारधाम का सीजन भी आने वाला है, आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और पर्यटक भी बढ़ेंगे, तो उसको देखते हुए जो हमारी रेगुलर टीमें हैं उसके अलावा अतिरिक्त दल भी लगाए जा रहे हैं। जैसे देहरादून शहर में ये जो हमारा मसूरी मार्ग है वहाँ पर एक अतिरिक्त दल लगाया जाएगा
इसके अलावा जो अन्य मार्ग हैं उस पर भी एक एक दल की अलग से तैनाती की जाएगी, जिससे कि कोई भी सड़क दुर्घटना को रोका जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं वो पूरे ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही वाहन का संचालन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा बैठक के लिए रखे हैं और यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निर्देश दे रखे हैं। इसके साथ ही सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भी यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन्हीं सब विभागों में से एक महत्वपूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन विभाग की चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि यात्रा के लिए सरकार इस बार ट्रैफिक प्लान और होल्डिंग एरिया पर विशेष फोकस कर रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों के भीतर ऐसा देखा गया है कि चारधाम के कपाट खुलने के दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आते हैं, जिसके चलते यात्रा रूटों पर न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, बल्कि यात्रियों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से इस बार ट्रैफिक प्लान और होल्डिंग एरिया को लेकर वृहद स्तर पर रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा की तैयारियों की मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी के सवाल पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सीएम धामी की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक की गई थी, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि विभागों की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएं और जो कमियां हैं उसको समय रहते दूर कर लिया जाए। साथ ही सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि विभागों की ओर से पूर्व में जो गलतियां हुई थीं वो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान न हों। आपदा सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों समेत जहां भी लैंडस्लाइड होने की संभावना है वहां पर मैन पावर और मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आपदा विभाग का प्रयास रहेगा कि अगर कहीं रास्ता बाधित होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे खोल सकें। जो विभाग इसमें काम करते हैं चारधाम यात्रा में, सब विभागों के सहयोग से हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। हम कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे, जिसमें कहीं ट्रैफिक जाम होगा, कहीं कुछ रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह से कई माहौल क्रिएट करके हम लोग देखेंगे तैयारियां किस तरह से हैं और किस तरह से जनपदों को काम करना है। एक्चुअल में अगर ऐसी कोई घटना घटती है किस तरह से वो रिस्पांस उनका रहेगा उसके बारे में देखा जाएगा। किस तरह से वो रिस्पांस करते हैं वो देखा जाएगा। क्या उनके द्वारा कमियां रह जाती हैं उसको देख के उनको सुझाव दिया जाएगा, ताकि एक्चुअल में अगर कहीं आपदा आती है उनकी तैयारी, उनका रिस्पांस जो है बहुत अच्छे तरीके का रहे और लोगों को हम राहत पहुंचा सकें। आपदा सचिव ने कहा कि 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। भारत सरकार की NDMA सुपरविजन में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभागों को शामिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के लिए सभी तरह के सिनेरियो क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें ट्रैफिक जाम, रास्ता बंद करने समेत अन्य चीजें शामिल होंगी। मॉक ड्रिल के दौरान जिलों के रिस्पांस टाइम और उनकी कमियों को देखते हुए उसमें सुधार किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जहां जहां आपदा की संभावना रहती है, जहां जहां लैंडस्लाइड की संभावना रहती है, सब जगह पर्याप्त मात्रा में JCB मशीनें, मैन पावर और अन्य मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी कहीं रास्ता बंद होता है हम बिना समय गंवाए तत्काल खोल दें उसको, ताकि जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनको कोई दिक्कत न होने पावे। उत्तराखंड में हर वर्ष चारधाम यात्रा से पहले राज्य सरकार लगातार समीक्षा बैठक करती है और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आने पर भी निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन कई बार राज्य सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें पंजीकरण को बंद करवाया जाता है और बरसात के समय चारधाम यात्रा भी रोकी जाती है। इस बार आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत से लेकर कपाट बंद होने तक आपदा प्रबंधन विभाग क्या अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे की रिपोर्ट। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।